विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही भारी हंगामे और सियासी संग्राम के साथ हुई है। स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन करने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सड़कों पर उतर करके मोर्चा खोल दिया है, जिसे सत्ता पक्ष ने महज एक ड्रामा बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला। स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन करने के फैसले के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पोद्दार मूक बधिर स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला गया। विधानसभा के बाहर बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे विधायकों और पुलिस के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद तमाम दिग्गज नेता विधानसभा के बाहर धरने पर ही बैठ गए। धरने में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए तानाशाही के गंभीर आरोप लगा दिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हम अगर एक एमएलए को, जनप्रतिनिधि को अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, जिसका उसका अधिकार है, जनता ने चुन करके उसको भेजा है, तो ये तो तानाशाही हो गई ना, ये दादागिरी हो गई। बैरिकेड लगा दिया, एमएलए के लगा दिया। एमएलए अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये अकेले क्या कर लेंगे? उधर कांग्रेस के इस उग्र प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस महज ड्रामा और राजनीति कर रही है। हालांकि इस पलटवार के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मामले को सीधे विशेषाधिकार हनन से जोड़ दिया है। जूली ने साफ किया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि कांग्रेस विधायकों को सोची समझी साजिश के तहत गेट पर ही रोक लिया गया। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस के नेताओं ने बिना किसी वजह से सब कुछ पहले से प्री प्लान करके इनकी जो कथनी और करनी में अंतर है वो साफ आज दिखाई दिया। अगर आपको कोई बात कहनी है तो पहले तो ये है कि संसद हो या विधानसभाएं हो, उस पर आप बात कह सकते हैं। आज जब राजस्थान का विधानसभा सत्र आहूत हुआ, उसमें आपको अपनी बात कहनी थी, लेकिन इस सड़क पर इस तरीके से प्रोपेगेंडा करना, प्रदेश की जनता को बहका करके, भ्रमित करके बयानबाजी करना भी मुझे लगता है निंदनीय है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये तो इनका दिल्ली से फरमान है कांग्रेस के नेताओं का कि अपने को जब संसद ने कानून बना करके पास कर दिया है, राष्ट्रगीत पूरा होगा, वंदे मातरम को नहीं गाना ही इनकी फितरत में रहा था, क्योंकि ये लोग जब तक गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी नहीं करेंगे तब तक इनको उचित सम्मान कांग्रेस में नहीं मिलेगा। जब हमें गेट पे रोका गया तब ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी क्यों रोका गया, क्योंकि आज तक हम हमेशा से ही इसी गेट से आते हैं। आज पहली बार इस पे हमें रोका जा रहा है, और जब ये आरोप लगा तब मेरी समझ में आया कि हम इनकी साजिश का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने जानबूझ के हमारा गेट बंद करवाया कि ये लोग अंदर नहीं आ सके, और फिर सदन के अंदर ये कहें कि ये वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। ये कब से वंदे मातरम गाने वाले हो गए? इन लोगों ने कब वंदे मातरम गाए? 1938 से हम लोग गा रहे हैं। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल का जो वंदे मातरम है वो हम गा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने जो अधिवेशन हुआ है, मीटिंग हुई है, हमेशा वंदे मातरम को गाने का काम किया है। बीजेपी ने कब गाया? एक तरफ जहां सदन के भीतर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरी तरफ बिना विपक्ष के ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र के पहले ही दिन सड़क से लेकर सदन तक उठी इस सियासी संग्राम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र का यही संग्राम और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे सदन के भीतर उठाने चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सदन से दूर रहने पर जम करके निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। सत्र यहां, विपक्ष कहां? बहिष्कार का बहाना, वंदे मातरम पर निशाना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, विपक्ष आउट। राजस्थान विधानसभा के सत्र के पहले दिन सदन में उस वक्त सियासी हलचल बढ़ गई जब कांग्रेस विधायक दल कार्रवाई में शामिल होने नहीं पहुंचा।
सदन की खाली विपक्षी सीटों पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीड़ा जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा अधिकार और अवसर है। ऐसे में विपक्ष को सदन से बाहर रहने की बजाय अपनी बात सदन के भीतर रखनी चाहिए। विपक्ष की बेंचों को खाली देख करके मन में पीड़ा भी हो रही है कि आज कोई विषय नहीं है। विषय प्रारंभ में ये था कि हम गेट नंबर 6 से मिलके आए। व्यवस्था ये है सबको साथ से आना है, और यदि पैदल कोई आते हैं अपने यहाँ से तो आ सकते हैं। तो जब मार्शल ने मुझे कहा कि मैंने पैदल एक एक करके आ जाएं, एक बार इस गेट से आए थे तो अन्य लोग भी बीच में सम्मिलित हो गए थे। यहाँ की सुरक्षा को थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। आज कहलवा करके उनको कहा कि एक एक करके आ जाएं विधायक का देख करके, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन की कार्रवाई में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर उसको रखें। निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादापूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उसका सकारात्मक उत्तर दें। विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बिना किसी कारण के विपक्ष का सदन में नहीं आना समझ से परे है। उन्होंने तंज कसा कि संभवतः कांग्रेस विधायक वंदे मातरम के गायन में शामिल होने से बचने के लिए सदन में नहीं आए। गर्ग ने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा है तो विपक्ष उसे सदन में उठाकर सरकार से जवाब मांग सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आज किसी कारण के बिना विपक्ष अनुपस्थित है। मुझे जो कारण समझ में आ रहा है, यदि समय पर आते तो उनको पूरा वंदे मातरम गाना पड़ जाता, उसको अवॉइड करने के लिए नहीं आए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सदन की गौरवपूर्ण परंपराओं का पालन करने और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेने पर सहमति जताई थी। ऐसे में बिना पूर्व सूचना के विपक्ष का सदन से दूर रहना उचित नहीं है। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिल्ली के इशारे पर काम कर रही है और उसने सदन में नहीं आकर लोकतंत्र की हत्या की है। आज बड़ा खेद का विषय है कि विपक्षी साथी बिना किसी कारण, बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं और आपके जो व्यवस्था दी गई है, जो व्यवस्था पिछले लंबे समय से निरंतर चली आ रही है, उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। पर मैं आप सत्ता पक्ष की ओर से आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक राजस्थान में नई व्यवस्था की, जो हमारे पार्लियामेंट में है कि सदन प्रारंभ होने से पहले आप सभी दलों के नेताओं को बुला करके उनके साथ बैठक की, उनकी सर्वसम्मति ली, और उस बैठक में सभी ने आम राय से कहा कि हम हमारी जो परंपराएं हैं, राजस्थान विधानसभा के जो इतिहास रहा उसको बराबर निभाएंगे। लेकिन हमारी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में जो सर्वसम्मति से बात हुई, उसके विपरीत जाकर के मीडिया के समक्ष गलत बात कही। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उनका व्यवहार लोकतंत्र में नहीं है। वो किसी और दिल्ली से गाइड होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। हमारी राजस्थान विधानसभा का स्वस्थ परंपराएं हैं, उसको वो निभावें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का काम किया है, विधानसभा में नहीं आना, बिना किसी कारण के नहीं आना, स्पीकर के आदेश की अवज्ञा करना, ये ठीक नहीं है। राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच सरकार ने 2 विधेयक सदन के पटल पर रखे। उप मुख्यमंत्री पीसी बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 पेश किया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 सदन में रखा। इसके बाद शोक अभिव्यक्ति की कार्यवाही हुई और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का सदन से दूर रहना और सत्ता की ओर से सवाल उठाना आने वाले दिनों की तस्वीर भी दिख रही है। विपक्ष पहले ही सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने के आरोप लगा चुका है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को सदन में आकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। ऐसे में सत्र के आगामी दिनों में यूसीसी समेत विभिन्न विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। पहले दिन की कार्यवाही में विपक्ष की गैर मौजूदगी ने विधानसभा के भीतर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कौन सा चेहरा किस वार्ड से मैदान में उतरेगा और जीत का क्या होगा प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर बीजेपी का एक्शन प्लान, बूथ से लेकर वार्ड तक रणनीति पर मंथन, जैन जी के साथ अनुभव पर दारोमदार। निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इन बैठकों में सिर्फ चुनाव की चर्चा नहीं बल्कि बूथ से लेकर वार्ड तक की रणनीति पर मंथन हो रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में संगठन की ताकत के साथ नेताओं के अनुभव का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी चुनावी रणनीति में शामिल करना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि इन नेताओं के पास जमीनी अनुभव है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है और चुनाव लड़ने और जिताने की बारीकियों की समझ भी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नगर निकाय ही नहीं, इसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव में भी इन नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। उन सब चुनावों में उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ग्राउंड लेवल की जानकारी है, कार्यकर्ताओं से पहचान है और चुनाव लड़ने के जितने भी वाजिब तरीके हैं उन सब की उनको जानकारी है। ऐसी स्थिति में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन महामंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने उन सब प्रत्याशियों को, पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया था, उनसे बातचीत हुई, उनके अनुभव भी साझा किए और प्रदेश नेतृत्व जिस रीति और नीति के तहत इस चुनाव में जा रहा है उसका भी उनको बखूबी जानकारी कराई गई और सबने यह आश्वासन दिया, संकल्प लिया है कि इस बार गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, यूपी की तरह और जहां से हमारे अजय कुमार जी आए हैं उत्तराखंड के, उसी तरह हम 100% निकाय चुनावों में जीतने की रणनीति और संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। अनुभव को साथ लेकर बीजेपी अब प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले पर भी आगे बढ़ रही है और यहाँ पार्टी का पहला नियम है, जिस वार्ड से चुनाव, प्रत्याशी भी उसी वार्ड का यानी स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि बीजेपी ने इस फॉर्मूले में जरूरत के मुताबिक बदलाव की गुंजाइश भी रखी है। जोगाराम पटेल के मुताबिक सामान्य तौर पर पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि जिस इलाके से प्रत्याशी चुनाव लड़े वो उसी इलाके का रहने वाला हो, लेकिन अगर किसी दूसरे इलाके का कार्यकर्ता पार्टी को ज्यादा मजबूत और उपयोगी नजर आता है तो उसके लिए रास्ता खुला रहेगा। यानी स्थानीय प्राथमिकता तो होगी लेकिन जीत की रणनीति सबसे ऊपर रहेगी। जितने हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं उनके लगभग करीब 2 लाख के नजदीक हम रोजगार देने के पहुंच गए हैं। हमारी रिफाइनरी का इशू, जयपुर में मेट्रो सेकंड फेज का इशू, हमारे जल से संबंधित सारी परियोजनाओं के इशू, हमारे किसान सम्मान निधि से इशू, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इशू, इन सब के विकास कार्यों के आधार पर विकास को प्राथमिकता देते हुए, विकास को आधार बनाते हुए, कांग्रेस के नकारात्मक भाव को नजरअंदाज करते हुए, कांग्रेस की गलत धारणाओं को नजरअंदाज करते हुए और सुर्खियों बटोरने के उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जनता के बीच में उस भाव के साथ जाएंगे कि हमने आपका विकास के कार्य किए हैं और जो हमारा संकल्प है उसका पूरा करेंगे। प्रत्याशी चयन के साथ बीजेपी ने अब चुनावी वादों की जमीन भी तैयार करनी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, जो अलग अलग निकायों से सुझाव लेकर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करेगी। घोषणा पत्र की एक समिति बनी हुई है जिसके घनश्याम जी तिवाड़ी प्रमुख है और उनके साथ में 12 और सदस्य, टोटल 13 लोगों की ये समिति बनी हुई है। प्रत्येक निकाय के अनुसार ये समिति सभी जगह से सुझाव ले रही है और उन सब सुझावों को एकत्रित करते हुए प्रत्येक निकाय के अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार करेंगे
और उस घोषणा पत्र को जारी करने का भी काम करेंगे। यानी बीजेपी का चुनावी प्लान सिर्फ संगठन और प्रत्याशी तक सीमित नहीं है, मुद्दों का एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है और इस एजेंडे का सबसे बड़ा आधार होगा सरकार के कामकाज और विकास का हिसाब। करीब 30 से 31 महीने के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी निकाय चुनाव में जनता के बीच लेकर जाएगी। पेयजल परियोजनाओं से लेकर राइजिंग राजस्थान, रोजगार से लेकर रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण से लेकर किसान सम्मान निधि तक बीजेपी विकास के इन तमाम कामों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। SC/ST वर्ग से जुड़े विकास कार्यों को भी पार्टी अपने प्रचार का हिस्सा बनाएगी। यानी कांग्रेस के आरोपों के मुकाबले बीजेपी सरकार के काम को चुनावी नैरेटिव बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। अब संगठन की सक्रियता के बाद नजर टिकटों पर होगी। कौन सा चेहरा किस वार्ड से उतरेगा, किसे जिम्मेदारी मिलेगी और विकास के मुद्दे पर बीजेपी कितना असर छोड़ पाएगी। इन सवालों के जवाब चुनावी तैयारियां आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे। जयपुर से सुधीर शर्मा।